अगर दो या दो से अधिक शब्दों को मिला दें तो उनसे एक जो नया शब्द बनेगा, उस नए शब्द को हम क्या नाम देंगे। सबसे पहले हम जानेंगे आज यहाँ पर उस नए शब्द को हम परिभाषित क्या करेंगे, किस तरह से उसको परिभाषित किया जाएगा। परिभाषा की अगर बात करें, समास, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज के टॉपिक में समास, जो हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। समास, समास से अक्सर करके प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी परीक्षा रहा हो, यूपी स्तर का या फिर किसी स्टेट स्तर का जो पेपर होता है, उसमें बहुत ही बार यहाँ से प्रश्न बनाया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर समास, समास की परिभाषा क्या होती है, समास का अर्थ क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप। और समास का मुख्य अगर प्रयोजन के बारे में बात करें, मुख्य उद्देश्य क्या होता है समास का, तो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का मुख्य प्रयोजन है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना ही समास का प्रयोजन है। अगर समास की परिभाषा की बात करें तो समास की परिभाषा क्या है, हम उसको देखेंगे कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को हम समास कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सार्थक शब्द किसे कहेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि शब्द जो होता है वो दो तरह का होता है। शब्द दो तरह का होता है, एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द, ठीक है, एक सार्थक शब्द है, दूसरा निरर्थक शब्द। शब्द दो तरह के होते हैं, एक सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द उसे कहेंगे जिस शब्द का कोई न कोई अर्थ हो, जैसे गाय या फिर बात करें किताब, ठीक है। अगर निरर्थक शब्द की बात करें तो किताब उताब या गाय वाय, रोटी वोटी, जो यहाँ पर ओटी है, इताब है, तो ये सब निरर्थक शब्द है, यानी कि इन सभी शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, उन्हें हम निरर्थक शब्द कहेंगे। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल से हम समझेंगे पीत और अंबर। यहाँ पर दो शब्द है पीत और अंबर। इन दोनों शब्दों को जब हम ऐड करके लिखेंगे तो यहाँ पर पीतांबर एक नया शब्द बन रहा है। यानी कि समास का जो परिभाषा है यहाँ पर आपको स्पष्ट हो जाएगा कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को हम समास कहते हैं। पीत और अंबर शब्द को मिलाकर हम एक शब्द बना रहे हैं पीतांबर, जबकि पीतांबर का अर्थ हुआ पीत है जो अंबर। अगर हम समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पर जो है पीत है जो अंबर, यहाँ पर ये शब्द निकल कर आएगा, ठीक है। यहाँ पर दो शब्दों का हम क्या कर रहे हैं, दो शब्दों को जोड़ रहे हैं। दो शब्दों को जोड़ने से क्या बन रहा है, एक नया शब्द, एक नया सार्थक शब्द बन रहा है जो पीतांबर है, जिसे हम समास कहते हैं, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल की अगर बात करें हम, जैसे कि राजा और पुत्र, यहाँ पर दो शब्द हैं। अगर हम दोनों शब्दों को एक कर दें तो दोनों शब्दों को एक करने से क्या बनेगा, राजपुत्र। यहाँ पर एक शब्द हो गया राजपुत्र, यानी कि राजा का पुत्र। उम्मीद है कि समास की परिभाषा समझ में आ गया होगा कि समास किसे कहते हैं। एक बार और बता देते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द। सार्थक यानी कि जिस शब्द का कुछ न कुछ अर्थ हो, उसी को हम सार्थक शब्द कहेंगे। नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अब हम बात करेंगे समास के कुल कितने भेद होते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी पूछा जाता है कि समास के कुल कितने भेद होते हैं। समास के कुल 6 भेद होते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 बात करेंगे अव्ययी भाव समास। नंबर 1 अव्ययी भाव समास। नंबर 2 तत्पुरुष समास, जबकि नंबर 3 यहाँ पर है कर्मधारय समास। नंबर 4 द्विगु समास और नंबर 5 द्वंद्व समास। नंबर 6 बहुब्रीहि समास। कुल समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। समास के कुल कितने भेद हो गए? 6 भेद। अब हम इन सभी भेदों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे विथ एग्जाम्पल, और उसके साथ साथ एक ट्रिक भी बताएंगे कि हम इन समास को किस तरह से याद कर सके। ठीक है, चलिए आगे हम इसको समझते हैं। सबसे पहले अव्ययी भाव समास को।
वाले हम पहले समास किया टाइप 1 अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है और इसके एग्जाम्पल कैसे बनेंगे। तो यहाँ पर बात करेंगे अव्ययी भाव समास, जिस शब्द का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो, जिस शब्द का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, जिस शब्द का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल जैसे निर्भय, उपसर्ग जुड़। पहले समास का टाइप है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, जिस शब्द का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। इसके एग्जाम्पल कैसे होंगे, निर्भय। निर्भय यहाँ पर पहला पद क्या है, प्रधान है। कैसे, यहाँ पर निर जो है उपसर्ग जुड़ रहा है, भय एक अलग शब्द है, निर्भय। यहाँ पर यथाशक्ति, दूसरा एग्जाम्पल यथाशक्ति। तीसरा है भरपेट, यहाँ पर पेट में कौन उपसर्ग जुड़ रहा है, भर, यहाँ पर भरपेट। निधड़क, बिना धड़क के। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। यहाँ पर अगर ट्रिक की बात करें तो इसे हम याद कैसे करेंगे, पहला पद जो होता है वो छोटा होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको नोट करना है कि अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है वो छोटा होता है, पहला पद उपसर्ग होता है, पहला पद उपसर्ग होता है, पहला पद ही प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास को याद करने का ट्रिक क्या है कि पहला पद छोटा होगा, पहला पद उपसर्ग होगा, पहला पद ही प्रधान होगा, उसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। इस तरह से आप इसके एग्जाम्पल बहुत सारे बना सकते हैं, जैसे यथाशीघ्र, यथाशीघ्र, यथाशीघ्र। यहाँ पर यथा जो है उपसर्ग है, शीघ्र यानी कि जल्दी, यथाशीघ्र। और उसके बाद जो है इस तरह से आप बहुत सारे इसके एग्जाम्पल बना सकते हैं। अगर इस तरह से एग्जाम्पल आपके परीक्षा में दिया गया है तो आप आसानी से बिना सोचे समझे अव्ययी भाव समास के ऊपर टिक कर सकते हैं, आपका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर ट्रिक जो है याद रखने का, आप ये ट्रिक याद रख सकते हैं। पहला पद छोटा होता है, पहला पद उपसर्ग होता है, पहला पद ही प्रधान होता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास में एक बात आपको और नोट करने वाली है कि एक ही शब्द कई बार आने पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन, अगर इस तरह से एक ही शब्द कई बार आया है तो वो भी अव्ययी भाव समास होगा, ये नोट कर लीजिएगा। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। यानी कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल से अगर हम समझे तो जैसे गगनचुंबी, गगनचुंबी जो कि एक शब्द है, अगर हम यहाँ पर इसको समास विग्रह करें तो गगन को चूमने वाला, यहाँ पर जो को है ये एक कारक चिन्ह है, ये कारक चिन्ह जो कि लुप्त हो जा रहा है, अगर हम इसको जो है जोड़ देंगे तो राजकुमार, यहाँ पर राजा का कुमार, यहाँ पर जो का कारक चिन्ह ये भी लुप्त हो जाएगा। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, यहाँ पर को लुप्त हो जाएगा। अगला है करुणा, करुणा पूर्व, करुणा से पूर्व, यहाँ पर से लुप्त हो जाएगा। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, यहाँ पर जो है के लिए लुप्त हो जाएगा। ये कारक चिन्ह होते हैं। तत्पुरुष समास की ये विशेषता है कि इसमें कारक चिन्ह लुप्त हो जाएंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर शिवालय, शिव के लिए आलय, यहाँ पर अगर ट्रिक की बात करें तो इसको हम याद कैसे करेंगे ट्रिक तत्पुरुष समास के बारे में, कि इसमें जो होता है दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। याद रखिएगा, ये ट्रिक रहेगा, दूसरा पद यहाँ पर प्रधान रहेगा, ये याद रखिएगा तत्पुरुष समास के बारे में। अब हम बात करेंगे तत्पुरुष समास के टाइप कितने होते हैं। तत्पुरुष समास के कुल 6 भेद होते हैं। नंबर 1 कर्म तत्पुरुष, नंबर 2 करण तत्पुरुष, नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष, नंबर 4 अपादान तत्पुरुष, नंबर 5 संबंध तत्पुरुष, नंबर 6 अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पर तत्पुरुष जो कि है 6 टाइप के हैं। कर्म तत्पुरुष, इसमें जो होता है का लोप होता है, इसमें का लोप होगा। जैसे एग्जाम्पल है जैसे कि यश प्राप्त, इसका हम समास विग्रह करेंगे यश को प्राप्त होगा, इसका समास विग्रह करने पर यश को प्राप्त होगा, यश को प्राप्त। यहाँ पर जो है का लोप हो रहा है,
यहाँ पर को चिन्ह का लोप हो रहा है, यहाँ पर को कारक चिन्ह का लोप होगा कर्म तत्पुरुष समास में। बात करेंगे करण तत्पुरुष समास, यहाँ पर दो शब्दों का लोप होगा, एक से एक के द्वारा। यहाँ पर करण तत्पुरुष में से और के द्वारा का लोप होगा। एग्जाम्पल जैसे करुणा पूर्ण, करुणा पूर्ण, अगर इसको समास विग्रह करेंगे हम तो करुणा से पूर्ण होगा। यहाँ पर से जो है वो लुप्त हो जा रहा है, से लुप्त हो जा रहा है, तो ये हो गया करण तत्पुरुष समास। अगला है संप्रदान तत्पुरुष समास। यहाँ पर के लिए का लोप होगा, के लिए का लोप होगा। यहाँ पर कौन सा शब्द लोप होगा? के लिए। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए चिन्ह का लोप होगा। जैसे यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, यहाँ पर समास विग्रह करने पर यज्ञशाला का यज्ञ के लिए शाला होगा। अगला है अपदान तत्पुरुष समास। अपदान तत्पुरुष समास के बारे में अगर बात करें, यहाँ पर दो शब्दों का लोप होगा, से अलग होना, से अलग होने का लोप होगा। जैसे कि बलहीन, बल से हीन, यहाँ पर बल से हीन, समास विग्रह करने पर बल से हीन, तो यहाँ पर अपदान तत्पुरुष समास में आपको से और अलग होने का चिन्ह का लोप होगा। अगला है संबंध तत्पुरुष समास। इसमें का, की, के चिन्ह का लोप होगा। इसमें तीन शब्द का लोप होगा, का, की, के, तीन कारक चिन्ह का लोप होगा। जैसे राजभवन, राजा का भवन। अगला है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें जो है में और पर चिन्ह का लोप होगा, में और पर कारक चिन्ह का लोप होगा। ये हो गया अधिकरण तत्पुरुष समास। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो ये हो गया तत्पुरुष समास के 6 भेद। आगे हम बात करेंगे अगले समास के बारे में। अगला समास है कर्मधारय समास। अगला समास है कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय, यहाँ पर है उपमान, उपमेय, विशेषण, विशेष्य का संबंध होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। ट्रिक है क्या याद करने का कि पहला पद इसमें विशेषण होगा, दूसरा पद की तुलना होगी, तीसरा इसमें क्या है कि विग्रह करने पर मध्य में है जो के समान आते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, चरण कमल, कमल के समान है चरण, कमल के समान चरण। दूसरा है महापुरुष, महान है जो पुरुष। तीसरा है मृग नयन, मृग के समान नयन। चौथा है लाल मणि, लाल है जो मणि। इसको याद करने का जो ट्रिक रहेगा कि पहला पद विशेषण होगा, दूसरे पद की तुलना होगी, विग्रह करने पर मध्य में है जो के समान आते हैं। ये हो गया कर्मधारय समास। बात करते हैं अगला समास। अगला समास है द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहेंगे? जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक शब्द अगर है तो वो द्विगु समास होगा, ये श्योर रहेगा। जैसे ट्रिक क्या है याद करने के लिए कि संख्या वाले शब्दों का प्रयोग, उस शब्द में संख्या वाले शब्द का प्रयोग किया रहेगा। जैसे चौराहा है, 4 राहों का समूह। अगला है त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। अगला है तिरंगा, 3 रंगों का समूह। द्विगु समास यानी कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे हम द्विगु समास कहेंगे। इसको याद करने का जो ट्रिक रहेगा, संख्या वाले शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर चौराहा, 4 राहों का समूह, त्रिकोण, 3 कोणों का समूह, तिरंगा, 3 रंगों का समूह। ये हो गया द्विगु समास। बात करेंगे द्वंद्व समास के बारे में। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है। इसको याद करने का जो ट्रिक रहेगा कि दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दिया गया है, पाप पुण्य, विग्रह करने पर पाप और पुण्य होगा। अगला है सुख दुख, विग्रह करने पर सुख और दुख। अगला है गुण दोष, गुण और दोष। यहाँ पर द्वंद्व समास की जो ट्रिक रहेगी वो दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होंगे। ठीक है, ये रहा द्विगु और द्वंद्व समास। अब हम बात करेंगे अंतिम समास
बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। याद रखने वाली बात क्या है कि इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। इसको याद करने की जो ट्रिक है, विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। इसको जब आप विग्रह करेंगे कोई तीसरा अर्थ निकलेगा। एग्जाम्पल जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज इसको विग्रह करें, चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है कि चतुर्भुज लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी। अगला है दशानन, 10 है आनन जिनके, अर्थात रावण। यहाँ पर बहुव्रीहि समास का जो डेफिनेशन के बारे में अगर बात करें कि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं और विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। ये रहा आपका बहुव्रीहि समास। उम्मीद है कि आप सबको समास पूरे अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया।